पहलाग सिमनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में कृषि के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि, जड़ी बूटी और वानिकी पर निर्भर है। उत्तराखंड के टोटल भूभाग का लगभग 71% रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आता है और जो बचा हुआ क्षेत्र है उसका मात्र 12.75% भूमि पर खेती की जाती है। लगभग 13% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में लगभग 13% भूमि पर खेती की जाती है। उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ है वो 1815 से 16 के बीच हुआ है और तब से लेके अब तक टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। इनको हम विस्तार से जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उसमें देखेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूमि का मापन होता है वो नाली और मुट्ठी के आधार पर होता है। तो जो नाली होती है वो एक प्रकार का ऐसा बर्तन होता है इस टाइप का, और इसी का जो छोटा पार्ट होता है उसको माड़ा बोलते हैं। एक गिलास के बराबर हो गया, जैसे नॉर्मल ग्लास होता है उसके बराबर, और 4 माड़ा मिलकर बनाते हैं एक नाली, और एक नाली में लगभग 2 kg अनाज आता है। तो इससे कैसे भूमि का मापन करेंगे? जब किसी खेत में बीज बो रहे हैं तो एक नाली अगर बीज लग रहा है तो उस खेत को बोलेंगे एक नाली ज़मीन। तो एक नाली ज़मीन मतलब एक नाली बीज किस खेत में लगेगा? जिस खेत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना कि एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर और 50 नाली बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 16 मुट्ठी बराबर एक नाली होता है। ऐसी 2.5 नाली बराबर 1 बीघा होती है। और जो मुट्ठी होती है सबसे छोटी यूनिट है भूमि मापन की। अब हम भूमि जोत या लैंड होल्डिंग के बारे में देखते हैं। तो लैंड होल्डिंग वो होती है जहाँ पे किसी परिवार का या किसी व्यक्ति का उस ज़मीन में उसका स्वामित्व होता है या उसके कंट्रोल में होती है। तो भारत में भूमि जोत को उसके आकार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है जिसके पास भी 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, और जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर होती है उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। ऐसे ही 2 से लेकर 4 हेक्टेयर पास जिसके पास होगी वो सेमी मीडियम हो जाएंगे, फिर 4 से 10 मीडियम, और जो लार्ज होंगे जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होगी वो बड़े किसान हो गए। तो एक पहले तो 1 से कम, दूसरा है 1 से लेकर 2, फिर है 2 से 4, फिर 4 से 10 और फिर 10 से ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसी को अगर उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में टोटल जोत की जो संख्या है वो है लगभग 8.81 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल है नंबर के हिसाब से, और ये टोटल एरिया है, और एरिया है 7.47 लाख। तो ये ध्यान रखना। और टोटल का लगभग 75% मार्जिनल किसान है जिनके पास जो टोटल जोतों की संख्या है वो है लगभग 6,60,000 के आसपास या 6,59,000 के आसपास। प्रतिशत है क्षेत्रफल के आधार पर वह है लगभग 38%। ऐसी फिर ये घटता चला जाएगा। और अगर इसी को हम उनके जनपदों के आधार पर देखेंगे तो जो पहाड़ी जनपद है उनमें अल्मोड़ा के पास सबसे ज़्यादा भूमि जोत है, और अगर सारे जनपदों को देखेंगे तो हरिद्वार के पास सबसे ज़्यादा है 147 और सबसे कम है रुद्रप्रयाग के पास 22। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये समस्त जोत लिख रखा है और ये 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच का लिख रखा है, और टोटल यहाँ पे वही हो गया 8.81 लाख। और उत्तराखंड के समस्त लैंड होल्डिंग का अगर औसत निकाला जाएगा तो वो है 0.85 हेक्टेयर। तो ये भी याद रखना। अब हम देखते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थिति पाई जाती है। इस आधार पर उत्तराखंड में कई प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पे हम समोच्च कृषि, सीढ़ीदार खेती और स्थानांतरण कृषि के बारे में देख रहे हैं, जिसको झूम खेती भी बोलते हैं। तो समोच्च खेती क्या होती है? जैसे कि ढलान पे कोई खेत है तो इसके सेम हाइट वाले 2 पॉइंट को मिला करके जब खेती की जाती है, मतलब आड़ी जब खेती की जा रही है इस आधार पर, तो इसको बोलते हैं समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। इसमें क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होता है कि भूमि का क्षरण नहीं होगा और साथ साथ में जो पानी होगा उसका सिंचाई के टाइम पे उसका आसानी से यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पानी सीधे नीचे बह जाएगा और जिससे मिट्टी का कटाव भी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो समोच्च खेती होती है उसमें नमी संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढलानों पर समान ऊंचाई वाली रेखाओं के अनुसार खेती की जाती है, मतलब कि ऐसे खेती की जाती है। फिर अगला है सीढ़ीदार खेती। अब जो ढलान होते हैं उनमें सीढ़ीदार खेत बना करके खेती की जाती है। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना, हो सकता है स्टेटमेंट पे ऐसे पॉइंट आ जाए लिखे हुए। तो ये क्या ध्यान रखना है, अगर स्लोप ज़्यादा होगा या स्लोप कम होगा, तो ज़्यादा होगा अगर स्लोप तो उसमें जो खेत होंगे सीढ़ीदार खेत, उनकी जो चौड़ाई होगी वो कम होगी, और अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सीढ़ीदार खेती हो गई। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उसमें खेती की जाती है। और जो झूम खेती होती है इसे कुछ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कोई झाड़ियाँ होती हैं उनको काटा जाता है, उसके बाद उसको जलाया जाता है उस झाड़ियों को, और जो भी राख बनेगी जला करके उसी को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। तो ये हमने कृषि के 3 प्रकार देखे। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की कृषि भूमि के बारे में। तो यहाँ पे जो कृषि भूमि का बंटवारा है वो सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता या उस भूमि की उपजाऊपन के आधार पर यहाँ पे भूमि का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले है कटिल, उलखेड़ी, इज्जर, खिल या इजरान भी बोलते हैं इसको। और ये जो भूमि होती है ये सबसे निम्न श्रेणी की होती है, मतलब इसकी जो उपजाऊपन होगी वो सबसे कम होगी। तो ये क्या होती है, सूखी भूमि होती है, अनुपजाऊ होती है और तीव्र ढलानों वाली भूमि होती है। तो तीव्र ढलानों में है तो बारिश का पानी रुकता नहीं होगा, तो इसलिए ये सूखी भी हो गई। यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं उसमें गहत और भट्ट होता है। भट्ट सोयाबीन का टाइप होता है, ये काला भी होता है और वाइट भी होता है। ऐसी मडवा जिसको कोंदू भी बोलते हैं, ऐसी झंगोरा आदि। तो जो कटिल भूमि होती है वहाँ पे 5 साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद इस भूमि से कुछ ज़्यादा जो उपजाऊ होगी उसको बोलते हैं उपराऊ भूमि। ये मध्यम उपजाऊ की होती है। इसकी जो मिट्टी होती है वो लाल और भूरे रंग की मिट्टी होती है और यहाँ की जो खेती होती है वर्षा पर निर्भर होती है। इसका मतलब ये जो ज़मीन होती है उपराऊ भूमि वाली भी, ये भी क्या होती है, असिंचित भूमि होती है, लेकिन ये कटिल की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है। और यहाँ पे जो मुख्य फसलें होती है धान होती है, जो ऐसा धान जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी उड़द हो गया, मडवा हो गया, सोयाबीन, गेहूँ, जौ और आलू। और इस जगह पे 2 वर्षों में 3 फसलें उगाई जाती हैं। फिर जो उपराऊ भूमि होती है कुटिल भूमि की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सिंचाई की कमी होती है। इसी उपराऊ भूमि को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया अव्वल भूमि और दूसरा हो गया दोयम भूमि। जो अव्वल भूमि होती है वो दोयम की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो उपराओं के 2 पार्ट हैं, अव्वल भूमि और दोयम भूमि। जो अव्वल भूमि है वो अधिक उपजाऊ है और इसमें चावल और गेहूँ की खेती की जाती है। और इसकी जो मिट्टी होती है उसकी मोटी परत होती है और इसमें छोटे छोटे पत्थर के मिश्रण होते हैं। तो इस भूमि की मोटी परत हो गई। और जो दोयम भूमि होती है उसकी जो परत होती है वो पतली होती है और ये अव्वल की तुलना में कम उपजाऊ होती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। फिर अगला है तलाऊ भूमि, जो कुटिल और उपराऊ भूमि से ज़्यादा उपजाऊ होती है या पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे उपजाऊ भूमि तलाऊ भूमि ही होती है, क्योंकि इस भूमि के लिए सिंचाई की सर्वोच्च व्यवस्था होती है। तो ये उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे उपजाऊ भूमि है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेरा हो गया, पणचर हो गया और सिमार हो गया। सेरा भूमि में ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और जो मिट्टी होती है इसकी जलोढ़ चिकनी मिट्टी होती है। उत्तराखंड में बहुत जगह पे सेरा नाम आता है, जैसे कि आपने सुना होगा सेरा घाट करके। ऐसे ही पणचर है। पणचर में क्या होता है, ये भूमि सेरा की तुलना में कम गुणवत्ता होती है। यहाँ पे भी सिंचाई की व्यवस्था होती है लेकिन लिमिटेड मात्रा में। उसके बाद आता है सिमार। सिमार उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे को जल भराव होता है और अगर जल भराव हो रहा है तो फिर वहाँ पे अच्छी गुणवत्ता की धान की खेती की जा सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सिंचाई हो रही होगी वो गूलों के द्वारा, गूल होते हैं छोटी नहरें जिनको गधेरे से या छोटी नदियों, गधेरा उनको बोलते हैं जो छोटी नदियाँ होती पहाड़ों में, वहाँ से पानी लेके आते हैं और सिंचाई की जाती है इन जगह पे। और अगली भूमि का टाइप है जो मैदानों क्षेत्रों में होंगी, वो है तराई और भाबर की भूमि, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। और तराई वाली जो भूमि होती है दलदली भूमि भी होती है। तो यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के धान, गेहूँ और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। और ये क्षेत्र कहाँ आएगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, दक्षिणी नैनीताल हो जाएगा, ऐसी हरिद्वार और ऐसी दक्षिणी देहरादून भी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमने देखा कृषि भूमि के टाइप, जिसमें आपको कटिल, जिसको इजरान भी बोलते हैं, और उपराऊ और तलाऊ भूमि के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। जिसमें हमने देखा कटिल भूमि जो सबसे कम उपजाऊ है, उसके बाद उपराऊ भूमि, उसके बाद तलाऊ भूमि। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कुछ भूमि के टाइप यहाँ पे लिख रखे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र की भूमि को धुरा या डांडा भूमि कहा जाता है। और गहरी घाटियों में जहाँ पे को पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब जैसा बन जाता है, उस भूमि को रौ या रय भूमि कहा जाता है। ऐसी जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के समीप की जो भूमि होती है उसको बगड़ बोलते हैं। ऐसी पहाड़ी ढलानों पर जो छोटे छोटे समतल भूमि होते हैं उनको तपड़ बोलते हैं। और खिल के बारे में हमने देख ही लिया था, ये निम्न श्रेणी की भूमि होती है जिसकी उपजाऊ शक्ति सबसे कम होती है, उसको बोलते हैं खिल। अब एक और टाइप यहाँ पे लिखा है घरिया, बिचलिया और बुनिया। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे एक घर है और यहाँ जंगल है तो जो घर के पास की भूमि होगी उसको बोलेंगे घरिया। और ये इन तीनों टाइपों में अच्छी उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि घर पे जो भी पशुपालन हो रहा है
पशुपालन से जो भी खाद की व्यवस्था होती है यहाँ पे को उसका यूज़ कर लेते हैं। तो घरिया वाली भूमि में अच्छी खासी खेती होती है या यहाँ पे अच्छी खासी सब्जियाँ उगाई जाती है। जो जंगलों के पास की भूमि होगी उसको बोलते हैं बुनिया, और इनके बीच की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं बिचलिया। बिचलिया से समझ जाओगे आप, जो जंगलों और गाँव के बीच की भूमि होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, घरिया, बिचलिया और बुनिया। जो हमने देखा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो ARO के 2021 के एग्जाम में आया है। इसमें लिखा है उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ, असिंचित भी लिखा है और उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। तो असिंचित है तो तालाबों वाली तो सिंचित होती है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो इन दोनों में देखेंगे तो उपराऊ दोनों में लिखा है, और उपराऊ जो भूमि होती है वो क्या होती है, असिंचित भूमि होती है। अब इसमें देखना है उपजाऊ कौन है। तो हमने देखा था दोयम और अव्वल, अव्वल जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है दोयम की तुलना में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। जो भी हमने कृषि भूमि के टाइप देखे थे उसमें कौन से फसल चक्र का यूज किया जाता है उसके बारे में देख रहे हैं। फसल चक्र किसको बोलते हैं, अगर हमने खरीफ की फसल बोली या उसमें धान बोल लिया खरीफ की फसल में, उसके बाद रबी की फसल में गेहूँ बोल लिया, और ऐसी जायद की फसल में हमने अगर कुछ सब्जियां बोली, उसके बाद फिर से हम दोबारा से एक साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम दोबारा से धान बोएंगे, तो एक फसल चक्र कंप्लीट हो गया। तो हमने जो देखा था कुटिल भूमि, तो कुटिल भूमि में क्या होता है, एक फसल चक्र को कंप्लीट करने में 5 वर्ष लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमने एक फसल बोली उसके बाद हमें इस भूमि को कुछ टाइम के लिए परती रखना पड़ता है। परती मतलब उसको खाली छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, ताकि उसकी जो उपजाऊपन वो बनी रहे या दोबारा से उसमें उपजाऊपन आ जाए। उसके बाद फिर दोबारा फसल करेंगे। तो ऐसी फसल चक्र को कंप्लीट करने में टोटल 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद जो उपराऊ भूमि होती है, जो असिंचित भूमि थी जहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस भूमि में भी 2 वर्षों में सिर्फ 3 फसलें उगाई जाती हैं। कैसे, जैसे पहला वर्ष ही हो गया, सेकंड वर्ष हो गया, तो पहले वर्ष के खरीफ की फसल में अगर हम धान बो रहे हैं, फिर हम इसमें बोएंगे गेहूँ, और अगले साल इसमें खरीफ की फसल में हम क्या बोएंगे, मडुआ बोएंगे, और उसके बाद इसको फिर क्या छोड़ देंगे, परती छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे। तो अगले साल जो दूसरा साल था उस साल में रबी की फसल में इस ज़मीन पे हम कुछ भी नहीं उगा रहे हैं, उसको परती छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 वर्ष में सिर्फ 3 ही फसल उगाई है हमने। इसी फसल चक्र को सार पद्धति भी बोलते हैं। तो कृषि भूमि को 2 भागों में बांटकर एक को बोलते हैं सटियारा सार। सटियारा मतलब होता है यहाँ पे सट्टी होता है, उसका मतलब धान होता है। तो सटियारा सार मतलब जैसे आज सटियारा साल ले रहे हैं, इसका मतलब कि धान बोई होगी खेत में, और अगले साल उसमें क्या बोएंगे, गेहूँ बोएंगे। और वहीं अगर मडवा सार होगा, मडवा मतलब रागी होता है, तो मडवारा सार से समझ में आ रहा है कि पहले मडवा बोया खरीफ की फसल में और फिर रबी की फसल में उसको परती छोड़ दिया या खाली छोड़ दिया। और सटियारा सार में धान बो रहे तो धान के बाद हमें रबी की फसल में क्या बोना है, गेहूँ बोना है। तो इससे समझ में आया कि धान के बाद गेहूँ बो रहे, मडवे के बाद हमें रबी की फसल में कुछ भी नहीं बोलना है। फिर जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी उसको हमने देखा था तलाऊ भूमि बोलते हैं, और उस भूमि में हम तीनों सीजन की खेती करते हैं, मतलब कि खरीफ की फसल भी उगाते हैं, रबी की भी और जायद की भी। तो वहाँ पे क्या होगा, 2 वर्षों में 4 से 5 फसलें उगाई जाती हैं। इसमें क्या होगा, रुपाई वाला धान बोया जाता है, और यहाँ पे जो धान होगा वो जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है वो वाला धान होगा, और उसके बाद गेहूँ, फिर जायद की फसल। तो यहाँ पे हम सारी फसल उगा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भूमि की बनावट के आधार पर, मिट्टी के आधार पर अलग अलग फसल चक्र का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी जो प्लेन एरिया होते हैं, तराई या मैदानी क्षेत्र में, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो वहाँ पे फसल चक्र में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है, तो ये हमने पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा फसल चक्र प्रणाली से रिलेटेड है। ये भी RO में है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में सिंचाई के साधनों के बारे में, उसके बाद उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। तो जो सिंचाई होती है वो कृषि के विकास के लिए आवश्यक होती है। बिना सिंचाई के उन्नत बीज, खाद, उपकरण भी फसल उत्पादन में सहायक नहीं हो सकते। तो अगर हम उत्तराखंड में सिंचाई के साधन देखेंगे, मैदानी क्षेत्रों में जो सिंचाई है बड़ी नहरों और नलकूपों के द्वारा की जाती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे बड़ी नहर बनाना या कुएं बनाना संभव नहीं है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी नहरें, जिन्हें हम गूल बोलते हैं, या पोखर या खाल, पोखर और खाल तालाब होते हैं, तालाब से बोलते हैं, और प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग करके पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय जनपद है उनमें केवल 11% जो कृषि भूमि है उस पर सिंचाई की जाती है। तो केवल 11% भूमि पर ही पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई का भी 64% प्राकृतिक स्रोतों से किया जाता है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो उत्तराखंड की 3.4 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो इरिगेटेड भूमि है। उत्तराखंड में शुद्ध सिंचित क्षेत्र और शुद्ध बोया क्षेत्र का जो अनुपात है वह है 4.13%। यहाँ पे शुद्ध शब्द यूज किया है, ऐसे ही
ग्रॉस भी होता है जिसको सकल बोलते हैं। तो नेट और सकल में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर एक लैंड है, वहाँ पे हम खरीफ की फसल भी कर रहे हैं और रबी की फसल भी कर रहे हैं, और अगर दोनों खेती को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों टाइम की खेती को ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस। इसको हम ग्रॉस के अंदर ऐड करेंगे। तो ग्रॉस बोया हुआ क्षेत्र में हम जितनी बार भी खेती कर रहे हैं उस सबको हम उसमें ऐड करते हैं। लेकिन नेट में क्या होता है, पूरे साल में सिर्फ एक बार जो खेती हुई है उसको ऐड करेंगे। जैसे हमने रबी की फसल भी करी और खरीफ भी करी, लेकिन हम एक ही टाइम की जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेट। तो जो नेट होगा वो हमेशा ग्रॉस से क्या होगा, कम होगा। सेम यही चीज़ सिंचाई से रिलेटेड है। अगर हम जितनी बार भी फसल की उतनी बार सिंचाई को जोड़ रहे हैं तो वो ग्रॉस में आ जाएगा, सकल में आ जाएगा। और अगर एक ही बार का जोड़ेंगे, सिर्फ एक बार का जोड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे शुद्ध, वो हो जाएगा शुद्ध सिंचित क्षेत्र। तो ये भी आप ध्यान रखना। कुल मिला के जो शुद्ध नेट होता है वो हमेशा ग्रॉस से कम ही होता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो सिंचाई होती है वो गूलों के द्वारा होती है, जिनको छोटी नहर भी बोलते हैं, और एक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। कैसे? जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कोई नदी बह रही है, छोटी नदी जिसे गधेरा गाड़ बोला जाता है, और यहाँ मान लेते हैं खेत हैं, तो यहाँ से इधर गूलों के द्वारा पानी लेके यहाँ पे सिंचाई की जाती है। लेकिन पानी ऊपर नहीं पहुँच पाएगा, तो ये वाली जो भूमि हो गई, उपरांव वाली भूमि, यहाँ पे सिंचाई हो ही नहीं पाएगी। ऐसी पोखर या खाल होते हैं। एक क्वेश्चन आया भी है पहले, चाल खाल क्या है? तो खाल मतलब होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में खाव भी बोलते हैं। खाव का मतलब हो गया तालाब। तालाब जहाँ पे पानी को जमा किया जाता है। जैसे कि पहाड़ों में नेचुरल सोर्स होते हैं जहाँ पे पानी हमेशा थोड़ा बहुत मात्रा में गिरता रहता है, तो क्या करते हैं, उस पानी को बचाने के लिए तालाब बना लेते हैं, और उस तालाब में पानी इकट्ठा होता रहता है। और इसी तालाब से बड़ा सा जो तालाब बनाया गया, इसी से छोटा गूल बना करके आसपास की जो भी खेत होते हैं उसमें सिंचाई की जाती है। या कभी जो नदियां हैं, जो गाढ़ हैं, वहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो जो गूल में पानी की मात्रा कम हो गई है, उस गूल में पानी की आपूर्ति के लिए ये जो खाल होते हैं ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे खाल भी आप याद रखना। और ऐसे ही जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पे नहरों और जो कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगर आप डेटा देखेंगे तो जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2021 और 22 का डेटा है। और उसके बाद नहरों के द्वारा, और सबसे कम है तालाब, और टोटल ये लिख रखा है। तो यहाँ पे सकल है ये, और ये नेट है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सकल वाला ज़्यादा है और नेट वाला कम है। अब हम लास्ट देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के बारे में। उत्तराखंड में जो प्रमुख फसलें हैं उसमें सबसे प्रमुख है गेहूँ, और उत्तराखंड में लगभग 30% क्षेत्रफल में गेहूँ की खेती की जाती है। कुमाऊँ में गढ़वाल से अधिक गेहूं की खेती की जाती है। और जो प्रमुख जिले हैं वह देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। और इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्षा की मात्रा 50 से लेके 70 सेंटीमीटर। ठंड के टाइम में इसकी बुआई की जाती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम है। और इसकी जो कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग, वो की जाती है मार्च के आसपास, जहाँ पे हमें थोड़ा टेम्परेचर अच्छा चाहिए ताकि जो फसल आसानी से पक जाए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो उगाई जाने वाली फसल है उत्तराखंड की वो है गेहूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है धान। ये दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और खरीफ की फसल है, और गेहूँ रबी की फसल होती है। इसके जो मुख्य ज़िले हैं वो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, उधमसिंह नगर, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा चावल की मिलें हैं, और इसके लिए जो मिट्टी होती है चिकनी दोमट होती है। वर्षा इसके लिए ज़्यादा ही चाहिए होगी गेहूँ की तुलना में, 75 से लेके 125 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम इसको जून जुलाई के आसपास धान की बुआई की जाती है, और जो इसकी कटाई होगी सितंबर अक्टूबर के आसपास। और उत्तराखंड के लगभग 26% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। तो सबसे पहले हो गया गेहूँ, उसके बाद आएगा धान या चावल। और तीसरे नंबर में है गन्ना। गन्ना तराई और भावर क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके लिए नैनीताल, देहरादून, दक्षिणी नैनीताल, ऐसे हरिद्वार और उधमसिंह नगर, इन 4 जिलों में 40% कृषि योग्य भूमि पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन उधमसिंह नगर में किया जाता है। इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो चिकनी दोमट मिट्टी होती है, और जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और राज्य में जो चीनी की मिलें हैं, 10 चीनी की मिलें हैं, उनमें से 8 संचालन में है, मतलब कि 8 एक्टिव हैं। ये इकॉनमी सर्वे 2023 और 24 के अकॉर्डिंग है। तो जो लेटेस्ट डेटा होगा नए इकॉनमी सर्वे के अकॉर्डिंग, उसको हम जब इकॉनमी कर रहे होंगे वहाँ पे भी कृषि टॉपिक है, तो वहाँ पे हम जो भी डेटा होगा, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं होंगी, उनको हम जब उत्तराखंड की इकॉनमी पढ़ रहे होंगे उस समय कवर करेंगे।
फिर चौथी जो मुख्य फसल है वो मडुआ, जिसको रागी भी बोलते हैं, जिसको कोदू या कोंदा भी बोलते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। मुख्य जिले हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर। तो ये जो मुख्य फसलें हैं उत्तराखंड की, ये तो आप ज़रूर याद रखना। ऐसे ही और भी हैं। मक्का उत्तराखंड का प्रमुख अनाज है, और जो मुख्य ज़िले हैं वो है देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और हरिद्वार। ऐसी ज्वार हो गया, जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, जो मडुआ है इसको मोटे अनाज का राजा कहा जाता है। तो जो मडुआ है वो मिलेट्स का किंग माना जाता है इसको। तो ये ज्वार के, गढ़वाल के और कुमाऊं के ज़िले दे रखे हैं यहाँ पे को, इसको आप देख सकते हो। अगला है तिलहन। कुल फसल क्षेत्र का 3.03% में तिलहन उगाया जाता है, और तिलहन फसलों में जिस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो है सरसों। और ऐसी यहाँ पे दालें हैं, जिसमें खरीफ की जो दालें होती है वो है अरहर, तूर, मूंग और उड़द। और ऐसी रबी की चना, मटर, मसूर और उड़द। तो यहाँ पे इसके ज़िले दे रखे हैं, जो शायद मुश्किल से एग्जाम में आएंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो डेटा होगा कि सबसे ज़्यादा दाल कौन से ज़िले में होती है, या सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से ज़िले में किया जाता है, इसको हम जब इकॉनमी कर रहे होंगे तब करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड की मुख्य फसलें, सिंचाई और जो फसल चक्र का उपयोग किया जाता है, उत्तराखंड की कृषि भूमि के बारे में देखा, और जो लैंड होल्डिंग है उत्तराखंड की कितनी है वो भी हमने देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे उत्तराखंड के वनों को।